मित्रों, आज हम उपन्यास में लोग चल रहा है। मित्रों, आज के सेमिनार में हम उपन्यासों में लोक और इतिहास के महत्व पर बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लिखने और पढ़ने वाला व्यक्ति रहा हूँ, वक्ता नहीं हूँ, इसलिए लिखा हुआ ही पढ़ के आप लोगों से संबोधित हो रहा हूँ। तो ये समय हमारा संवाद का समय है। घर बैठकर दोस्तों से, मित्रों से बात करने का समय है। गोष्ठियाँ और सेमिनार घर बैठकर ही हो रहे हैं। उसी के तहत अमन प्रकाशन ने यह आयोजन किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद। और अब मैं अपना व्याख्यान पढ़ रहा हूँ। साहित्य के लिए इतिहास में अनंत संभावनाएं होती हैं। इतिहासकार द्वारा खोजे गए तथ्यों से मानवीय सत्य और संवेदना के ईंट गारे का मिश्रण कर भाषाई स्थापत्य से रचनाकार उसे न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी जीवित और जीवंत कर देता है। वह चाहे होमर का इलियड हो या शेक्सपियर का हैमलेट, टोल्स्टॉय का युद्ध और शांति, फेदेव का बाबर, गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया और कामतानाथ का काल कथा, चो का तुगलक या जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन या जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन अथवा प्रेमचंद की कथा शतरंज के खिलाड़ी, सभी इतिहास केंद्रित हैं। लेकिन वे सिर्फ इतिहास केंद्रित होने की वजह से महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे महत्वपूर्ण हैं मनुष्य के जीवन और मूल्यों के बीच उठने वाले द्वंद्व की वजह से। उस द्वंद्व और दुविधा को झेलने वाले पात्रों से पाठक, दर्शक या श्रोता के होने वाले नित्य नए तादात्म्य और उन्हें रस सिक्त कर देने की अपनी विलक्षण क्षमता के कारण उनके सहज, ग्राही और तादात्म्यकरण के पीछे एक कारण उनका इतिहास केंद्रित होना जरूर है, लेकिन लोक से जुड़े बिना इतिहास केंद्रित साहित्य सृजन का दर्जा नहीं पा सकता। जयशंकर प्रसाद की कीर्ति जितनी कवि के रूप में रही, उतनी ही नाटककार के रूप में। लेकिन उन्होंने कई उपन्यास और 70 के करीब कहानियां भी लिखी, जिनकी वजह से लोग उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का सर्जक कहते हैं। लेकिन कथाकार जयशंकर प्रसाद पर लोग शायद ही कभी बात करते हैं। उनसे बड़ा कथाकार तो कुछ ही कहानियों के लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुले को माना जाता है। और प्रेम तो खैर कहे ही कथा सम्राट जाते हैं। लेकिन यह कथाकार जयशंकर प्रसाद के साथ हुई ज्यादती है। राजकिशोर ने ठीक ही कहा था कि प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद बने रहेंगे।
यानी जयशंकर प्रसाद वर्तमान में हैं, भविष्य में भी रहेंगे। प्रेमचंद भविष्य में तक रहेंगे, कितने रहेंगे नहीं कह सकते। प्रेमचंद की परंपरा का जाप करते करते लोग भूल गए कि सर्जकों की परंपराएं उस तरह से उतनी सांप्रदायिक और कबीलाई नहीं हुआ करती जितनी परंपरा पोषियों ने प्रचारित कर रखी हैं। कला और प्रतिबद्धता को परस्पर विरोधी गुणों के रूप में देखा और दिखाया जाता रहा है। रेणु और शैलेश मटियानी लाख जन पक्षी साहित्य रचते रहे, लेकिन लोग उन्हें घेर घार कर इस या उस खेमे में डाल ही देते रहे। मध्यमार्गी लेखकों के लिए न इधर जगह है न उधर, लेकिन अब अतिवादी कट्टरता शिथिल हो रही है और मध्य मार्ग के आग्रह लोगों की समझ में आ रहे हैं। यह बात समझ में लेकिन तभी आ सकती है जब आप आग्रही तो हों पर दुराग्रही न हों, लेकिन अधिसंख्य लोग दुराग्रहों की पालकी पर सवार होकर ही साहित्य का सफ़र तय करते रहे हैं। बड़े लेखकों की रचनाओं में प्रतिबद्धता खोजिए तो अलग से कहीं पाएंगे नहीं, क्योंकि कला ने उसे रचनाओं के मांस मज्जा की तरह कुछ ऐसे घुला मिला दिया होता है कि उसे अलग से इंगित नहीं किया जा सकता। जो प्रतिबद्ध है वही कलम उठाता है, और कला के बगैर उठी कलम को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मिल भी जाए तो वो स्थायी नहीं होती। लोग भूल जाते हैं कि कला और विचारधारा की धुरी तो लोक ही होता है। लोक से रचनाएं उठाने वाले रेणु को समझने में हुई भूल को नामवर सिंह काशीनाथ सिंह से हुई बातचीत में स्वीकार कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था। मूढ़ अस्वीकार की जगह समझदार और संवेदनशील स्वीकार कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। मनोहर श्याम जोशी ने ठीक ही कहा था कि वे जो लिख रहे हैं अपना जीवन लिख रहे हैं, और प्रेम कुमार मणि जो हैं वे अपना जीवन लिख रहे हैं। दोनों वस्तुतः ठीक ही अपना अपना जीवन लिख रहे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने साथ अपने समाज के लोगों का जीवन लिख रहे होते हैं, जो बृहत्तर जन्मजात मध्यमार्गी होते हैं। उनकी संसद कहीं और होती है, जिसमें जीवित और मृत दोनों निवास करते हैं, वाम और दक्षिण भी। और मध्यमार्गियों की जमात कोई छोटी नहीं होती। वाम और दक्षिण पंथियों की तरह वह संगठित जरूर नहीं होती, इसीलिए उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती या अनसुनी रह जाया करती है। लेकिन साहित्य की मुख्य धारा प्रायः वही होती है, और वही किसी भाषा और साहित्य को समग्रता से सहेजती समाती है। वह अतिवादी छोरों पर खड़े लोगों की तकलीफ को भी समझती और उनके साथ भी न्याय के लिए जिरह करती है, क्योंकि उनके पास हर जेनुइन के लिए स्वीकार की दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है। काल देवता के पास एक छलनी होती है, इससे फेक रचनाएं स्वतः ठटती रहती हैं। और हाँ, निर्क्षीर विवेक से ही आलोचक नामवर हो सकते हैं, अन्यथा सर्जकों की नज़र में वे घोड़ों को परेशान करने वाली मक्खियों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि आलोचना का कोई जनपथ भी होता है क्या, या कि फिर हम यहाँ इस या उस पथ पर दौड़ने के लिए ही अभिशप्त हैं। गुण और अवगुण दोनों एक साथ देखने के जिस सौंदर्य शास्त्र के हम अभ्यस्त रहे, उसे भूल जाने का समय क्या आ गया है। आलोचना में निर्क्षीर विवेक का जो पाठ हम सदियों से पढ़ते आए, उसका अर्थ क्या अपनों को छीर और औरों को नी देने से ही लिया जाएगा। आलोचना में हमारे पास निर्क्षीर विवेक कभी था भी, यह एक हमारी खुशफहमी भर है कि निर्क्षीर विवेक के ऊंचे मान प्रतिमान गढ़कर हमने ऐसे सौंदर्य शास्त्र का गठन किया है जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है।
आलोचना से जुड़े हर शख्स को याद रखना होगा कि संवेदनशील ज्ञान, न्याय, विवेक और न्यूनतम सार्वभौम प्रतिमानों का स्पर्श करने वाले पाठ में ही रचना और आलोचना की मुक्ति संभव है। सच्चा और अच्छा आलोचक फकीर जैसा होता है, क्योंकि वही सच्चा और अच्छा आलोचक हो सकता है। पर वही यह भी सच है कि नामवर चाहे जितना हो ले, शहंशाह वो कभी नहीं हो सकता। पर यह भी सच है कि जो सच्चे आलोचक को आंगन में कुटी छवा कर रखने का ख्वाहिशमंद होता है रचनाकार। आलोचक का फकीरी सोच ही साहित्य का संस्कार कर सकता है, जिससे संस्कृति विकसित होती है। नवीकृत और पुनर्संस्कारित भी। समय के साथ संस्कृति को भी नया पुनर्नवा होते रहना होता है। शास्त्र और लोक में कई बार समानताएं मिल जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथ्य और कथन से बहुत कुछ लोक से आया हुआ मिल सकता है। बहुस्तरीय भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऊपरी तौर से निचले स्तर में और निचले स्तर से ऊपरी स्तर में आता जाता रहता है। आप बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन सबका आभार और धन्यवाद। और हम बाद में कुछ और बातें करेंगे। कहते हैं कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हमारी जो संस्कृति है निम्न वर्ग से ऊपरी वर्ग में जाती है, और ऊपरी वर्ग कुछ संस्कृतियाँ, कुछ बातें निचले स्तर पर जाती रहती हैं, और रचनाकार इन दोनों को अपनी रचनाओं में लाते हैं। लिखंत पढ़ंत में ऊपरी स्तर वाले लोग किसी राष्ट्र के भविष्य हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की आत्मा तो लोक में ही निवास करती है। ऊपर वाले ज़्यादा सुसंस्कृत लोग अक्सर अपनी संस्कृति खो बैठते हैं, लेकिन निचले स्तर के अशिक्षित और अल्प शिक्षित जन अपनी संस्कृति के उदार और उदात्त चरित्र को बचाए रखते हैं। इस संदर्भ में देखें तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के उच्च वर्गीय पात्र मालती और मेहता शिक्षित लोग हैं, लेकिन गोदान की अमरता का रहस्य तो होरी और धनिया के जीवन में ही बसता है, जो प्रेम, करुणा और मर्यादा के शिखर को छू लेते हैं। मालती और मेहता तो वहाँ मौजूद भर हैं। वे पाठक के दिमाग को भले ही छूते हों, लेकिन दिल में तो होरी और धनिया ही बसते हैं। साहित्य से शहंशाह और फकीर एक साथ रस ग्रहण कर लेते हैं। अमीर, गरीब और राजा रंक एक साथ उसे पढ़ते, सुनते, देखते हुए प्रेरणा पाते हैं। गहरे अर्थों में ऐसा साहित्य ही जन साहित्य होता है, पर जन की सहजता से जुड़े रहते हुए वैसी रचनात्मक ऊंचाइयां हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल डगर पर चलकर ही ऐसे साहित्य का सृजन हो पाता है, जो ज्ञानी, अज्ञानी और राजा रंक सबको एक जैसी तृप्ति देता है, लेकिन आलोचकों से अपेक्षा करता है न्याय विवेक की। यह समय टकराव का नहीं, संवाद का समय है। शब्दों के आलोक में सवर्ण, पिछड़े, दलित, आदिम, अल्पसंख्यक और स्त्रियां सबके सृजन से आत्मीय संवाद का समय है ये। तभी हम अपने पाठक बनाए रख सकते हैं, अन्यथा खंड खंड करते हुए एक दिन हम सारे पाठक खो बैठेंगे। राजेंद्र यादव को सब लोग जानते हैं। हम अभी उनकी एक करतूत के बारे में बात करेंगे। अभी हम उसकी शुरुआत प्रेमचंद से करते हैं। प्रेमचंद अपने समय में एक पत्रिका निकाला करते थे, हंस, जिसे बाद में राजेंद्र यादव निकालने लगे। राजेंद्र के उसी संघ की गली में एक साहित्यिक घमासान तब हुआ था जब प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय की पत्रिका
कहानी का सानी के संपादन में पुनर्प्रकाशन हुआ था। सानी द्वारा निकाले गए कहानी के प्रारंभिक अंक में ही किन्हीं पतित कुमार ने सोमरस पीकर होलियाने मूड में विष्णु प्रभाकर और विद्यानिवास मिश्र जैसे वैष्णवों के सुथन्ने उतार दिए। सुथन्ने आप लोग समझते होंगे। अस्वस्थ सानी के वहाँ से हटते ही उन्हीं पतित कुमार ने जब सानी समेत राजेंद्र यादव के सुथन्ने ही नहीं घुटन्ने तक उतार दिए तो साहित्य की दुनिया में जलजला सा आ गया था। राजेंद्र यादव को लेकर सन 2001 में एक और पतित कुमार ने इंडिया टुडे में वैसी ही एक और पतित कथा लिख मारी थी जो राजेंद्र ने वहाँ से कहानी का पत्ता ही साफ करवा दिया। आप लोगों को याद होगा इंडिया टुडे में कहानी छपा करती थी, लेकिन उस घटना के बाद हंस इंडिया टुडे से कहानी का पत्ता साफ हो गया। बेशक वो साहित्य का विशेषांक साल में एक बार हंस वहाँ इंडिया टुडे निकालता है, लेकिन कभी कभी एक दुर्घटना किसी पत्रिका से साहित्य को किस तरह से बाहर निकलवा देती है, ये इस बात की साक्षी। इसी तरह मार्कंडेय, इबार रब्बी, लीलाधर जगोड़ी और गोरखनाथ पांडे जैसे सर्जकों को आधार बनाकर कहानी से कुछ और पहुँचे हुए लोग भी पतित मानो जैसा ही काम लेते देखते गए जाते रहे। नामौर के निमित्त पर अशोक वाजपेयी और प्रभास जोशी के बीच जो दारू कुट्टन जनसत्ता में चली और फिर सन 2002 में राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की जो बुड़भस दैनिक हिंदुस्तान के पन्नों पर बिखरी, उसकी किसी ने प्रशंसा नहीं की। मित्रों, नीच कर्म साहित्य में जब भी होते हैं जलजले आते हैं, लेकिन ऐसे कामों की सराहना हम में से कोई नहीं करता और ऐसे काम हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। वो चाहे कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जैसे बड़े लोग हों और वो चाहे अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह जैसे लोग हों, ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए। उससे हम पाठकों से कहीं दूर होते हैं, पाठकों से हमारी निकटता कहीं दूर होती है। एक आपको याद दिलाते हैं बहुत अच्छी बात, आइए उस पर हम बात करते हैं अभी। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद पर हमने नवभारत टाइम्स के संपादकीय पन्ने पर एक टिप्पणी तब लिखी थी जब राजधानी के बौद्धिक हलकों ने उनके प्रति उपेक्षा का मारक रवैया अख्तियार कर लिया था, जैसा कामतानाथ के उपन्यास कालकथा के प्रति भी लोगों ने किया। नीला चांद पर पहले तो कोई कुछ बोला ही नहीं और जब किसी ने मुंह खोला भी तो उसे तीसरे दर्जे का उपन्यास कर दिया, जबकि खाकसार ने उसे नवभारत टाइम्स में पहला स्थान दिया था। नीला चांद ने कुछ समय बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं व्यास सम्मान तक हासिल कर पतित मारों को पीट दिया था। अनेक सर्जकों की ऐसी उल्लेखनीय कृतियों पर दिल्ली वालों के मुंह अक्सर सिल जाते रहे हैं, खुलते भी रहे तो मनोहर श्याम जोशी के हरिया हरक्यूलिस की हैरानी या फिर सुरेंद्र वर्मा के मुझे चांद चाहिए पर तो भाई लोगों ने इतना मुंह खोला कि दाल में कुछ काला नजर आने लगा। परमानंद श्रीवास्तव जैसे आलोचकों ने परम श्रेष्ठ करार देते हुए मुझे चांद चाहिए को कोर्स में लगाने तक की सिफारिश कर डाली, जबकि पंकज बिष्ट के अनुसार मुझे चांद चाहिए मुंबईया मसाला फिल्मों की तरह मध्य मार्गीय सपनों का व्यापार करने वाला औसत उपन्यास है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस पर एक सीरीज गायत्री की अलमा कबूतरी, चंद्रकांता की कथा सतीसर, काशी के रेहन पर रघु और संजीव के फांस तक की ठीक से चर्चा हिंदी साहित्य में नहीं हुई, कुचर्चा जरूर हुई। प्रशंसा और निंदा के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर खड़े होकर किया गया किसी कृति का पाठक को विचलित कर सकता है और आलोचक के माथे पर लगा सकता है ऐसा दाग जो फिर कभी मिटेगा नहीं। बहरहाल, हमने पिछले दिनों अपनी इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसे चरितार्थ करते हुए 60 से अधिक हिंदी अहिंदी रचनाकारों के सृजन के बहाने उपन्यास में इतिहास और लोक की
जांच परख करने की कोशिश की थी और इंगित किया था कि लोग हम चाहे इतिहास केंद्रित लिखें चाहे सामाजिक आज के समाज पर केंद्रित करें, लेकिन दोनों में इतिहास अनिवार्य है। लोक के बिना कोई साहित्य और इतिहास सार्थक नहीं हो सकता। मेरा कथा समय